सारी चीजें देहरादून में ही होनी है कि इस राज्य का नाम तो आप देहरादून कर दीजिए। हम सनातन के रास्ते पर चलेंगे, हिंदुत्व के रास्ते पे चलेंगे, तो वो अगर सदन में भी लैंड जिहाद, लव जिहाद, उन्होंने सरकार इसी दिशा में चलानी है। भाड़ में जाए आपका फिर ये क्या कहते हैं, ये AQI वगैरह, वी डोंट केयर। अब पेड़ कट रहे हैं, ट्रैफिक हो रहा है, ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा। बीजेपी सरकार के लिए उत्तराखंड एक प्रयोगशाला है। खाली उत्तराखंड क्या, पूरे देश के ही अखबार जो है वो सब सरेंडर हो चुके हैं। चैनलों की बात है वो तो और ज्यादा बिक चुके हैं। व्हाट इज योर एक्चुअल मोटिव, मतलब आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं? तो यही है अभी जो आपसे बात कर रहे हैं, यही ईरान, अमेरिका और इजराइल की जो वॉर है। अब क्योंकि जो वॉर है वो अब आपके किचन तक पहुंच चुका है। आपने पिछले 25 सालों में जब से राज्य बना, आपने 45,000 हेक्टेयर जंगल साफ कर दिया। रोज आप 5 हेक्टेयर जंगल जो है उत्तराखंड राज्य में आपने साफ किया। 6 महीने पहले 5 अगस्त को धराली हुआ, तो आज वो धराली तो भुला दिया गया है। हमें सरकारों के दुष्प्रचार से भी बचना है। कैरिंग कैपेसिटी जो ढकोसला है वो भी फर्जीवाड़ा है। हम ऋषिकेश का एग्जाम्पल देखते हैं, हर साल कितना जाम रहता है, लोकल लोग ऋषिकेश को पार ही नहीं कर पाते। अब आप ये कह रहे हैं ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ने के लिए क्या करें जी, 5,000 पेड़ काट दो, 10,000 पेड़ काट दो, सड़क चौड़ी। कितनी सड़कें चौड़ी करोगे यार आप? आज हम देहरादून के बारे में बात करें और उत्तराखंड राज्य में क्राइम की बात ना करें। लाखों लोग जो आपको टैग कर रहे हैं और अपनी आपबीती आपको सुना रहे हैं और उस पर आपने चुप्पी और मौन साध रखा है। मैं आपके प्रोग्राम से उसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये लिटरली सब कुछ कर चुके हैं। कॉर्पोरेट फ्लायर चाहे बात करें, H&M के कंट्री मैनेजर रह चुके हैं। पब्लिक सर्विस की अगर बात करें, 108 एम्बुलेंस उत्तराखंड में एस्टेब्लिश कर चुके हैं। चाहे स्कैम एक्सपोजर की बात करें तो UPCL का करोड़ों का स्कैम भी एक्सपोज कर चुके हैं। देन इलेक्शन लड़ चुके हैं 2017 में। इसके अलावा अपना एक NGO SDC रन करते हैं और साथ साथ में टेक सेवी भी हैं। सोशल मीडिया में हमेशा अपनी आवाज सही मुद्दों पे उठाते नजर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल आप क्या सोच रहे हैं? अब आजकल मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं आजकल मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम्ड हूँ वो पूरी दुनिया में इस समय जो स्थिति ईरान, अमेरिका और इजराइल के कारण है, जो वॉर है। तो मेरी जबकि जियोपॉलिटिक्स में जो सोच और समझ है वो ज़ीरो ही कहेंगे उसको। लेकिन एक आम व्यक्ति की तरह उसको देखना, उसके साथ में एम्पथाइज करना। और मुझे लगता है जब हम वॉर को देखते हैं तो पहली बात देखिए, कोई भी वॉर जो है वो बड़ा दर्दनाक होता है। एब्सोल्युटली। और विशेष तौर पर जो लोग जो उस वॉर का जिन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है या जिन परिवारों में मातम मनता है। तो अब हमने कितनी ऐसी तस्वीरें ईरान से भी आती हुई देखी हैं। और मैं अगर इसकी तुलना रशिया और यूक्रेन वॉर से करूं तो क्योंकि वो तो 4 साल से ज़्यादा वो वाला वॉर चल रहा है। लेकिन चूंकि उस वॉर ने हमारे देश को या हमारे देशवासियों को उस तरीके के साथ में बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया, जैसे जिस तरीके के साथ में चाहे वो ईरान और जो पूरे मिडल ईस्ट की जो गल्फ कंट्रीज की जो स्थिति है। और अब क्योंकि जो वॉर है वो अब आपके रेस्टोरेंट तक और आपके होटल तक और आपके किचन तक पहुंच चुका है। तो खैर वो भी उसका एक पहलू है। तो लेकिन मैं व्यक्तिगत अगर अपनी बात कहूं तो मुझे वो वॉर जो है, उस वॉर के अलग अलग डायमेंशंस हैं। एक हम वरी ही कर सकते हैं या अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं उन लोगों के साथ में जो कि इससे जो जिनकी डेथ हुई है, अफेक्टेड हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं। अब आपने ईरान में देखा कि किस तरीके के साथ में 160-170 बच्चियां जो हैं स्कूल में जाने वाली, उनकी किन दर्दनाक परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ में मैं थोड़ा सा एक और मैं बात जोड़ना चाहूँगा कि जब हम अपने देश की बात करते हैं, अपनी ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं, तो जो हमारा जो पूरा क्रूड को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो पूरी परिस्थिति जो एनर्जी सिक्योरिटी के स्टैंड पॉइंट से है, नेचुरली इन सर्कमस्टेंसेस में मैं थोड़ा उसको भी अपनी नॉलेज के लिए मैं थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ जैसे सिलेंडर्स का अभी बहुत इशू चल रहा है, आपने बोला कि एनर्जीज पे जो बात चल रही है, लोगों ने अब एक तरह से होर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी है। एक काला बाजारी तो ऑफ कोर्स अपने आप में एक डायमेंशन है ही है ना। तो यही अपील कर सकते हैं कि भाई आप काला बाजारी मत करिए। तो मेरे लिए या आपके लिए कहना बड़ा आसान है, लेकिन हम समाज में खाली आज की बात नहीं, हमेशा हम देखते हैं कि जब भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो काला बाजारी जो है वो
उसमें एक बहुत बड़ा उछाल आता है। और कालाबाजारी के अलावा शायद एक पैनिक होर्डिंग भी होती है, एक पैनिक स्टोरेज भी होता है, फियर ऑफ अननोन है, फेयर ऑफ अननोन होता है, फैमिलीज के लेवल पर भी होता है। अब आप खुद देखिए ना, हम बाकियों की बात क्यों करें, हम अगर कोविड पर अपने ही परिवारों के और अपने ही व्यवहार की ओर देखें तो उस समय हमने भी तो जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उन्हें हमने भी अपने साथ में स्टॉक किया होगा, क्योंकि हमें पता नहीं था उस समय कि ये कोविड का दौर कब तक चलेगा। तो हैविंग सेड दैट, भाई यही अपील की जानी चाहिए। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के ऊपर भी भैया बहुत बड़ा एक स्ट्रेस तो है ही है ना। और विशेष तौर पर अगर हम थोड़ा सा और नैरो अगर बात करें, वैसे तो टूरिज्म की भी अगर हम बात करें, और क्योंकि अब ये जो 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 क्योंकि कमर्शियल जब हम सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं तो चाहे हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये भी बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि आज देश के करोड़ों लोग करोड़ों अलग अलग स्थानों पर बाहर का खाना खा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब अगर वो पूरी की पूरी आपकी व्यवस्था चरमरा जाएगी तो किस तरीके के साथ में मैनेज होगा, और इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमें तो खाली वो सिलेंडर दिख रहा है, हमें होटल दिख रहे हैं, हमें शेफ दिख रहे हैं, लेकिन इसके अलग अलग इंडस्ट्रीज पर बहुत सारे अलग अलग, क्योंकि हमारी इतनी उसको लेकर के जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, आई एम श्योर अबाउट दैट, जो कि इम्पैक्ट हो रही हैं, जो अफेक्ट हो रही हैं, जो कि कॉमन व्यक्ति से, कॉमन मैन, कॉमन वुमन से बहुत दूर है, लेकिन कम से कम जो आपको और हमें तात्कालिक तौर पर दिखाई देता है कि भाई सिलेंडर नहीं है, होटल्स और ये बहुत बुरी तरीके के साथ में प्रभावित हो रहे हैं। फिर आपने वेडिंग का जिक्र किया, भाई कितनी सारी शादियां होनी है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। और इसको अगर आप सीधा रोजगार से देखें तो बहुत से लोग जो है वो होटल्स वगैरह में, अब बिल्कुल लोकलाइज लेवल पर बात करें तो अब जैसे मैंने आज ही मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि जो मसूरी के होटल हैं तो उन्हें जो वहाँ पर लोग काम करते हैं उन्हें छुट्टी पे जाना पड़ेगा। तो जो लोग कमाई करते थे, और विशेष तौर पर उत्तराखंड के संदर्भ में आज से 1 महीने के बाद में चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है, उसके बाद में गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत होनी है, तो यही उससे जुड़े हुए तमाम पहलू हैं। I would like to take you back on your career or early career time where you were not an activist. So जब आप H&M में थे, और बिकॉज उस टाइम पे इंडिया में इतना पेनिट्रेशन हुआ नहीं था H&M का जो आज इतने बड़े लेवल पे आई थिंक हर घर में एक शॉपिंग बैग हमें दिख जाता है। वो क्या टाइम था, एंड व्हाट इज वन थिंग व्हिच पीपल डोंट नो अबाउट यू? एक आपके साथ मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ भी। मैं एक बड़ा अच्छा स्कूल है यहाँ पे देहरादून में, मुझे कई बारी लोग बुलाते रहते हैं स्कूल में आके, आप स्कूल कॉलेज में, ठीक है चलिए, है ना, आप आके थोड़ा सा बात कर लीजिए। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, ये इसी महीने की बात है, 3 तारीख की बात है। तो इट्स एन ऑल गर्ल्स स्कूल, वेरी नाइस स्कूल ऑफ देहरादून, एंड वो पूरा बोर्डिंग है। अब नॉर्मली मैं जाऊंगा तो मेरे जैसा व्यक्ति तो बड़ी बोरिंग किस्म की चीज़ों पर ही बात करेगा, एंड मैं थोड़ा सा, मैं क्या मतलब, बहुत सारे हम बड़ी लोग स्पॉन्टेनियस होते हैं ना, तो मतलब कोई प्रिपेयर्ड लेक्चर थोड़ी है कि मैं कोई प्रिपेयर्ड लेक्चर दे रहा हूँ। तो जो भी आपके दिल में आ रहा है, ठीक है, आपको एक ब्रॉड तो पता है कि भाई आपने क्या बात करनी है, आपको पता ही है मैं क्या बात करूंगा वहां जा करके। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, अचानक बात करते करते मेरे ये मुंह से निकल गया कि लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो मैंने उन्हें अपना H&M का बताया कि मैं H&M में काम करता था, और उस छोटे से ऑडिटोरियम में, तो यू कैन इमेजिन, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th की लड़कियां बैठी हैं, एंड दे जस्ट सॉर्ट ऑफ गैस्प्ड, वाओ H&M। तो एंड इन फैक्ट बिफोर दैट आई आस्क्ड देम कि आप का सबसे फेवरेट ब्रांड कौन सा है, तो एंड वाज इट द सेम? वाज, हाँ, तो 60-70% सेड H&M, द अदर सेड Zara। तो देन आई टोल्ड देम, तो वो बिल्कुल दे वेंट काइंड ऑफ इन अ वे बरसक कि भाई वाओ, हमारे साथ में कोई यहाँ। तो एनीवे मैं 10 साल के आसपास में H&M में था, और मैंने H&M में बांग्लादेश में मैंने काम करना शुरू किया था। तो बांग्लादेश एक बड़ा बेहतरीन देश है, तो मैं ढाका में था, और वहाँ मैं करीबन 1.5 साल रहा। उसके बाद में मुझे कंपनी ने प्रमोट किया, मैं हांगकांग में 2 साल रहा, और मेरी बड़ी एक प्रबल इच्छा थी कि काश मैं एक लीडरशिप रोल में आ पाऊँ। तो ऊपर वाले ने मेरी सुनी, और फिर मैं यहाँ का कंट्री मैनेजर बना। तो बहुत बड़ा काम था H&M का, और मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ तो उस समय इंडिया में ये जितने ग्लोबल ब्रांड्स हैं इनके रिटेल आउटलेट्स नहीं होते थे। तो मैं लगभग 5-1 साल मैंने H&M इंडिया में मैंने बिताए। तो वो एक दौर था, लेकिन वो बहुत पहले का है। तो हाउ डू यू सी नाउ, मतलब H&M अब हर घर का ब्रांड है
हर घर में आपने जैसे बोला कि स्कूल गोइंग गर्ल्स का तो फेवरेट ब्रांड है बिकॉज इट इज क्वाइट अफोर्डेबल एज वेल, ट्रेंडी है। हाउ डू यू सी द ग्रोथ ऑफ इट बिकॉज आप काम कर चुके हैं और देखिए मेरा तो एक्चुअली टेक्सटाइल सेक्टर से तो एक्चुअली ऐसा कोई लेना देना नहीं है, बट अब नेचुरली आपके एक इमोशन यस होते हैं। एब्सोल्युटली तो भाई जिस ज़माने में हम काम करते थे तब तो लोगों को पता भी नहीं था ब्रांड के बारे में। उसका हेड ऑफिस स्वीडन में है, स्टॉकहोम में है। यस तो अब उसके बाद में अब तो ये हालत हो गई भाई, एच का पहला स्टोर यहाँ पे पैसिफिक मॉल के बगल में खुला था। तो स्वीट ऑफ देम जो H&M की रिटेल की टीम है, उन्हें कहीं से मेरे बारे में मालूम पड़ा। उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया। उसके बाद में मॉल ऑफ देहरादून में दूसरा स्टोर खुला। और संजोग से कुछ ऐसा रहा है कि जो H&M रिटेल के लोग हैं वो मेरे संपर्क में हैं पिछले कुछ वर्षों से। तो चूंकि आपने जिक्र छेड़ दिया तो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने मेरा एक लेक्चर भी कराया था। इनफैक्ट शायद वो उन्होंने पहली बार कोई ऐसा लेक्चर पूरे इंडिया में कराया। तो उन्होंने मुझे अपने पैसिफिक मॉल के बगल वाले स्टोर से उन्होंने मुझे अपने इंडिया के सारे स्टोर्स के साथ कनेक्ट किया था। आई सी और कुछ एनवायरनमेंट डे था या अर्थ डे था, तो उन्होंने मेरी एक टॉक रखी थी। तो उस बहाने भी मेरा उनसे एक बारी फिर से संपर्क हुआ। उसके अलावा हम लोग उनके साथ में मिलकर के 2 बार क्लीन अप ड्राइव्स यहाँ कर चुके हैं टपकेश्वर मंदिर में। उनके जो 2 स्टोर्स के जो उनका जो स्टाफ है, उनकी यंग टीम है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई, क्योंकि देखिए आपकी पुरानी रिलेशनशिप्स हैं और मैं जहाँ भी रहा हूँ, जो भी हमारे साथ में पुराने साथी रहे हैं, सबके साथ में हमारा आज भी संपर्क है। तो चाहे वो H&M हो या कोई और जगह रही हो। एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, कॉर्पोरेट लाइफ से आप एकदम पब्लिक सेक्टर में जब आए, उत्तराखंड में 108 आपने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया और इट वाज अ सक्सेस। बहुत लोगों को रोजगार मिला, गांव-गांव तक एम्बुलेंस जाती थी जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी तो बहुत दूर की बात है। और उसका एक रिकॉर्ड भी था, मतलब वो टाइमली पहुंचते थे, डिलेज बहुत कम हुआ करते थे। ये जो सक्सेस स्टोरी आपकी रही है, हाउ इट शेप्ड यू एज अ हाउ इट शेप्ड योर पर्सनैलिटी आई वुड से। सबसे पहले तो मैं उसको अपनी सक्सेस स्टोरी कतई नहीं मानता, और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे उसका नेतृत्व करने का एक वो भी एक सुअवसर ही है। और बड़ा क्लीशेड वर्ड ही है, शायद मिड लाइफ क्राइसिस है। तो अब, जब मैं सब छोड़ छाड़ दिया मैंने, तो वो एक वही दौर था। तो बड़ा सिंपल ये होता है कि भाई आप थोड़ा-सा अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि यार मेरे जीवन का मेरा उद्देश्य क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ? खाली क्या पैसा? अब नेचुरली आप किसी अच्छी जगह काम करेंगे तो आप सब कुछ बहुत अच्छा होता है। या तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब और वो वो छोड़ना भी उतना ही मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। वो भाई वो मतलब वो बहुत कंफर्टेबल है, वो या मतलब ना एक अलग ही दुनिया है। तो ख़ैर उसको तो एनीवे वो सब एक दौर रहा, तो वो छोड़-छाड़ दिया। तो जब वो छोड़ दिया तो इंसान थोड़ा सोचता है। तो मैं कोई देखिए बहुत मैंने कोई बहुत सिंपल वे में बस खाली ये था कि भई वो ऊपर वाले से शायद दुआ करी, कहीं शायद हमारी अर्जी लग गई, वो कुछ दरवाजे या कुछ रास्ते ऐसे खुले। तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था कि भई ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो वो So गॉड you हैज़ you जस्ट just हाँ, landed there. वो बड़ा एक मुझे बड़ा अच्छा शब्द लगता है अंग्रेज़ी भाषा में, ऑर्गेनिक। तो वो चीज़ें कुछ हो गई उस समय, वो था। You fell into right place at the right हाँ, तो time. मैं और सिर्फ़ मैं ही नहीं, तो वो जो जो पूरा अगर मैं उसको पूरे इकोसिस्टम अगर मैं कहूँ, तो चाहे भई उस समय खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री थे, तो भई ही इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, या है ना? उनके कोई ही हैड नो एक्स टू ग्राइंड, है ना? उनके कोई 2 नंबर के इस टाइप का कुछ, जैसा आजकल आपको पता ही है मैं क्या जी बोल रहा हूँ, तो वैसा कुछ नहीं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है भई, या मीन्स वेल फॉर द स्टेट। या तो वो थे। तो पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस पूरी थी। ब्यूरोक्रेसी को नेविगेट करना, आईएएस ऑफिसरों के साथ काम करना, आपको पता है कि भई कितना बड़ा, एक सबसे बड़ी चुनौती तो वही है कि भई आप अधिकारियों के साथ में कैसा काम करेंगे। तो उस समय एक हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हुआ करते थे, श्री केशव देसी राजू जी। तो वो उनके बराबर सज्जन पुरुष तो अब वो दुर्भाग्यवश है नहीं, उनका देहांत कुछ वर्ष पूर्व हुआ। तो वो बहुत ही कल्चर्ड व्यक्ति थे, और तो वो उनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने उनके साथ में बड़ा क्लोज़ली वर्क किया। फिर बाकी जो सेक्रेटरीज़ हो गए, स्वास्थ्य विभाग, तो सभी का, स्वास्थ्य विभाग का, सभी लोगों का। और होता क्या है कि भई जब लीडरशिप ऊपर से आपको सपोर्ट मिलता है, तो नेचुरली पूरे सिस्टम में एक संदेश चले जाता है। तो बड़ी क्लीन वर्किंग थी सरकार की तरफ से, और सरकार का पूरा समर्थन था। और उसके अलावा जो हमारे जो 1000 लोगों की जो हमारी टीम बनी, वो बड़ी बेहतरीन टीम थी। सभी ने बड़ी मेहनत से काम किया। उसमें कहते हैं कोई भी रॉटन एपल नहीं था।
हर किसी ने अपनी क्षमता के हिसाब से जितना महिला या पुरुष जो सबने अपना बेस्ट दिया। और अगर आप एक बोले, मैं एक उदाहरण के तौर से बोलूं, जैसे एक लगान की टीम है कि मतलब उसको टीम ऐसा नहीं है भाई हमारी टीम में सभी साधारण लोग हैं, हम सभी साधारण लोग थे, लेकिन सभी साधारण लोगों ने मिलकर के क्योंकि उस समय जुनून, जोश, जज्बा और वाकई में लोगों की मदद करने के उसे जुनून ही कहेंगे, जुनून ही था वो एक्चुअली। और उत्तराखंड नया भी बना हाँ, था। उत्तराखंड नहीं, 2008 की मैं बात कर रहा हूँ। वो जो ड्राइव थी और जो पंच लाइन बोलिए, कुछ भी बोलिए, था कि भाई हमें लोगों की जान बचानी है। तो वो आप एक लाइफ सेविंग मिशन में थे। तो देखिए, जब ये जो बड़े क्या हैं, ये बड़े नोबल मिशन हैं। तो इसमें कोई ये नहीं कि भाई धंधा करना है या 2 के 4 करने हैं, 4 के 8 करने हैं, हेरा-फेरी करनी है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। तो जब उसको आप इतने एक पाक साफ तरीके से एक नेक काम को कर रहे हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि लोगों की दुआएं भी लगती हैं। और वाकई में उत्तराखंड राज्य के हजारों, अगर लाखों नहीं, हजारों लोगों की दुआएं लगी होंगी। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आज के ज़माने में कितना बड़ा संघर्ष है। आप और हम तो फिर भी रिलेटिवली जिसे समाज का वेल ऑफ वर्क कहा जाएगा, लेकिन खुदा खास्ता आपके साथ में और हमारे साथ में भी कहीं कोई समस्या ना हो जाए, हमारी सुनवाई कहाँ है? हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जो प्रेजेंट सिनेरियोज में इश्यूज आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं हमारी पॉलिसीज तो बहुत अच्छी हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है, तो सिस्टम के जो फ्लॉज है वो कहाँ रह जाते हैं, या क्या वो पिन पॉइंट्स है जहाँ पे जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं? अंकिता, बोलना आई थिंक बड़ा डिफिकल्ट है कि कहाँ पर गैप्स हैं। अब गैप देखिए सरकार के स्तर पर हैं, अ, या उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो आपकी और हमारी प्रायोरिटीज़ से बिल्कुल मेल नहीं खाती। आज 12 मार्च है, तो आज मैं एक पोर्टल में पढ़ रहा था, क्योंकि उत्तराखंड में इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सदन में बोला है कि हम सनातन के रास्ते पर चलेंगे, हम हिंदुत्व के रास्ते पे चलेंगे। तो वो विपक्ष को संदेश दे रहे हैं, वो अपने अधिकारियों को संदेश दे रहे हैं। और अगर सदन के पटल से ये बात बोल रहे हैं, तो उत्तराखंड राज्य के लोगों को भी संदेश दे रहे हैं। तो वो अगर सदन में भी लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद और डेमोग्राफी चेंज और हिंदुत्व और सनातन की बात कर रहे हैं, तो ये कम से कम मेरा उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई उन्होंने सरकार इसी दिशा में चलानी है। तो जब आप इस दिशा में चल रहे हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद, तो आपका, सॉरी टू यूज सच, भाड़ में जाए आपका, फिर ये क्या कहते हैं, ये AQI वगैरह, वी डोंट केयर। अब पेड़ कट रहे हैं, एयर पोल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा साइड में, ये तो चीजें चलती रहेंगी, लेकिन हमने तो इसी दिशा में चलना है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जो बदलाव आया है। अब क्योंकि ये तो देखिए सबसे ऊपर लेवल पर ये वाली बात हो गई ना। अब अगर आपको इसी दिशा में चलना है, अब आपको यही खाली आपका डिस्कोर्स है और यही आपकी पॉलिसी को ड्राइव करता है कि भैया मेरे को तो इन जिहादों पर काम करना है। मैं खुद हिंदू हूँ। अब आप खाली सनातन की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, देवभूमि के मूल स्वरूप की बात करेंगे, तो अब अगर खाली यही चीज़ें होंगी तो फिर बाकी चीज़ें कहाँ रहेंगी? तो ये मुझे लगता है अपने आप में, और फिर लोग मैसेज को भी लेते हैं। एक लेवल पर मुझे लगता है एक ये बेहद बड़ा इश्यू है कि हमारी सरकारों की क्या प्रायोरिटीज़ है। हम डेवलपमेंट पे बात नहीं करते। तो अब डेवलपमेंट में कहाँ बात करें? डेवलपमेंट तो वो तो ठीक है, इट इज़ अंडरस्टूड कि हमें करना है, कि हमें सड़क बनानी है, हमें कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। उस चक्कर में हमारे 10-20-50 हज़ार 1-2 लाख पेड़ कट जाएँ, तो वो एक अलग बात है, वो क्योंकि ये विकास के लिए हमें कोई ना कोई तो कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन हमारा जो ओवरराइडिंग है, और अगर आप एक उत्तराखंड को एक नेशनल उसको परिदृश्य में भी देखें, मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार के लिए भी, बीजेपी सरकार के लिए उत्तराखंड एक प्रयोगशाला है। और बड़ी प्यारी प्रयोगशाला इसलिए है क्योंकि 1.25 करोड़ लोग हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आप देख लीजिए ना, आपके सामने ये UCC है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके ठीक है पक्ष विपक्ष उसके जो भी होंगे, लेकिन उसको लागू तो सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में किया गया ना। तो ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ के मुख्यमंत्री ने अकेले निर्णय ले लिया कि जब पिछला 2022 का चुनाव हुआ और अपने मैनिफेस्टो में बोल दिया कि हम आते ही जो है UCC लाएंगे। ये तो नेचुरली ऊपर से उनको किसी ने बोला है। आज अगर आप भी मुख्यमंत्री होती तो आपको भी यही बोला जाता और आप वो करती, क्योंकि आपको तो पार्टी लाइन को टो करना है। तो ये जो पूरा जो, क्योंकि उत्तराखंड का जो साइज है
अब आप यूसीसी को उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में थोड़ी लागू कर सकते हैं जहाँ पर 20 करोड़ लोग रहते हैं। तो आपने अब उसको जो है उत्तराखंड में लागू किया एक लेबोरेटरी के तौर पर। आपने उसके प्लस माइनस देखे। नेचुरली भाई कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगी तो आपने छोटे एक एरिया में उसको करा और आपने उसको देखा, उसकी एपेटाइट कैसी थी, उसकी आपकी क्या लर्निंग्स रही, उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन रहा, उसका क्या प्रोसेस रहा, उसमें कहाँ गैप्स रहे, उसमें कहाँ पर अचीवमेंट्स रही, और अब आप जाकर के तो ये उत्तराखंड का इस समय मेरे को कम से कम ये परिदृश्य दिखता है एक नेशनल लेवल पर। एक जैसा मैंने कहा, गिवन द साइज ऑफ उत्तराखंड, यहाँ की पॉपुलेशन, वी आर लेस देन 1% ऑफ द कंट्री। आप उसको आप वो करिए। नेचुरली भाई हमारे यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स हैं हिंदुत्व के, 4 धाम है, माँ गंगा है, माँ यमुना है, तमाम चीज़ें हैं, मानस खंड है, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को मुझे लगता है पॉलिटिकली भी सूट करता है। ऑफ कोर्स हर साल कांवड़ मेला है, हरिद्वार है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा जो इस समय अगर एक हम थोड़ा मैक्रो व्यू लें उत्तराखंड का, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा यहाँ का एक एस्पेक्ट है। मुझे लगता है जो गवर्नेंस है वो एक थाली की तरह है। आज अगर हम कहीं थाली खाने जाएंगे तो उसमें सभी चीज़ होगी, उसमें अचार भी होगा, उसमें मीठा भी होगा, पापड़ भी होगा, खीर भी होगी, रोटी भी होगी, 3 किस्म की रोटियां होंगी। तो ठीक है, डेवलपमेंट भी होगा, कनेक्टिविटी भी होगी, ये सब भी होगा। तो मुझे लगता है सरकार उसी दिशा में चल रही है। अब 1 साल के बाद में चुनाव भी होने हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो आपका मूल सवाल था, तो मुझे लगता है कि अब जब इस लैंडस्केप में अगर आप देखें, तो अब शिक्षा, स्वास्थ्य ठीक है, वो भी उस थाली का हिस्सा है, लेकिन क्या शिक्षा और स्वास्थ्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? मुझे तो नहीं प्रायोरिटी लगता, नहीं नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कि शिक्षा और स्वास्थ्य मैगी नूडल की दुनिया है। 2 मिनट में परिणाम चाहिए। और आपको टेस्ट 2 भी मिनट चाहिए। और 2 मिनट में दिखना है। तो अब क्या दिखता है? जो दिखता है वही बिकता है। तो अब दिखता क्या? दिखता सड़क दिखती है, हाईवे दिखते हैं। अब ये जो एजुकेशन है, विशेष तौर पर मैं अगर एजुकेशन की बात करूं, तो एजुकेशन के रिजल्ट्स थोड़ी आपको एकदम आते हैं। एजुकेशन के रिजल्ट्स तो आपको 20 साल बाद, 30 साल बाद आपके जब समाज में आपके, तो इतना लॉन्ग टर्म किसके पास है? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो एक 5 साल के टाइम फ्रेम से काम कर रही है। उसको तो चुनाव दर चुनाव, आज का चुनाव, अगले चुनाव, तो अब तो उसके तो चुनावी मोड में है, वो तो हमेशा ही चुनावी मोड में है। लेकिन हम वापस अपने उत्तराखंड के उसमें संदर्भ में लौटे, तो कम से कम मुझे लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अब ठीक है ट्रैफिक में लोग देखो यार बोलेंगे, थोड़ा दिन बोलेंगे, कुछ आंदोलन होंगे, है ना, कुछ अखबारों में छपेगा। अखबार भी आपको पता है सारे कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। एक ज़माने में अखबार लिखते थे, अखबार तो टोटली खाली उत्तराखंड क्या, पूरे देश के ही अखबार जो हैं वो सब सरेंडर हो चुके हैं। जो चैनलों की बात है वो तो और ज़्यादा बिक चुके हैं। तो ना चैनल है, ना अखबार है। तो आज लेकिन ये है कि आज के दौर में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आज आप और हम भी तो सोशल मीडिया के प्रयोग करने से ही अपनी बात को आगे पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन वापस उत्तराखंड में लौटे, जो हमने बात बोली, जो उत्तराखंड के जो मेरे कम से कम व्यूज़ हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, एनवायरनमेंट, जिन इश्यूज़ पर हम लोग थोड़ा बहुत चिंतन मनन करते हैं, जिस पर थोड़ा बहुत हम काम करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब क्या है ना, बड़ी सुपरफिशियलिटी हो गई है। मतलब मुझे तो बड़ा ढकोसला लगता है जब बार-बार बोला जाता है कि हम इकोनॉमी, इकोलॉजी को, मतलब मैं तो उसका बड़ा घोर बहुत बड़ा आलोचक हूँ। और मुझे तो बड़ा And ही why do you say that? मेरे को दकियानूसी लगता है, मुझे फ्रॉड लगता है, मुझे झूठा लगता है। Why? नहीं है, बताइए क्या है उसमें? बार-बार ये वाली बात बोली जा रही है कि हम इकोनॉमी और इकोलॉजी को बैलेंस करके चल रहे, कहाँ चल रहे हैं आप बताइए आप? आप कहाँ चल रहे हैं? आपने इस राज्य में, मेरा तकिया कलाम है, मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ, आपने पिछले 25 सालों में जब से राज्य बना, आपने 45,000 हेक्टेयर जंगल साफ कर दिया विकास की योजनाओं के नाम पर। तो 45,000 हेक्टेयर का मतलब होता है कि रोज आप 5 हेक्टेयर जंगल जो है उत्तराखंड राज्य में आपने साफ किया है। तो आप किस इकोनॉमी और किस इकोलॉजी की बात कर रहे हैं? तो ये देखिए, ये सब क्या ना, दिस इज ऑल फॉर साउंड बाइट्स, वेरी गुड फॉर रील्स, कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपकी रील आ गई, आपका स्टेटमेंट आ गया, नीचे आपका एक हाईवे आ गया चलते हुए, गाड़ियां चलती हुई आ गई। तो ये सब वो उस ऑडियंस को ये अपील कर रहा है। लेकिन इकोनॉमी, तो आप अपने खुद आसपास देखिए ना। आप चाहे भाई आप कुछ जमीनी वास्तविकता देखेंगे और आप कुछ सरकार की ही वास्तविकता देखेंगे। भाई आप अपने आसपास देखिए कि कितने आपके डिजास्टर्स में कितना बड़ा इजाफा हुआ है। 2013 की केदारनाथ आपदा को झेलने के बाद में, ठीक है, कुछ कुछ स्तर पर ऐसा नहीं है कि सरकार सारे काम गलत करती है, हमें इतना घोर आलोचक भी नहीं होना, और जहाँ जो चीज़ सही हो रही है, अच्छी हो रही है, हमें उसकी सराहना भी करनी है समाज के तौर पर। तो उदाहरण के तौर पर एसडीआरएफ ने बड़ा नायाब काम किया है हमारे राज्य में। Can you tell me 3 positives and 3 negatives? अब देखिए 3 Or ऐसे I would say 3 advantages
और 3 प्रॉब्लम्स जिस पे हमें अभी फोकस करना अब देखिए, चाहिए? मैं 3 तो बोलना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अब जैसे एसडीआरएफ का काम बड़ा अच्छा है। हो सकता है बात करते-करते बातें 2-3 निकल आएँ, लेकिन जैसा एक हम उत्तराखंड के लैंडस्केप की बात कर रहे थे, हमने थोड़ा-सा शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करी, हमने थोड़ा-सा एनवायरनमेंट के बारे में ज़िक्र किया। और मैं तो देख रही हूँ कि देहरादून भी दिल्ली आप खुद ही कह रही हैं वो कि तरफ देहरादून जा जो है रहा दिल्ली है। की तरफ जा रहा है, तो जी। अब देखिए चैलेंजेस जो मेरा जो छोटा-मोटा भई, क्योंकि हम हर कोई अपने-अपने लेंस और अपने-अपने चश्मे से चीज़ों को देखता है। तो मेरे लेंस से या मेरे चश्मे से या जो मैं कम से कम जो मेरे विषयों की रुचि है, या रुचि भी क्या कहेंगे, जो मेरे को चिंताएँ दिखती हैं, मुझे तो एक सबसे बड़ी चिंता जो है वो मैं उसको क्लाइमेट और ये जो पूरा जो जलवायु परिवर्तन का, एनवायरनमेंट। और अब आप उसको एनवायरनमेंट बोल लीजिए, क्लाइमेट बोल लीजिए, आपदा बोल लीजिए, क्योंकि जभी भी ये डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, ये अपने साथ में आपदाओं का दंश लेकर के आ रहे हैं। और मेरे को दुःख इस बात का होता है कि एक बार राज्य के किसी भी हिस्से में आपदा आती है, तो वहाँ के लोग जो हैं, वो ज़िंदगी भर के लिए एक तरीके के साथ में धराशायी हो जाते हैं। हमारे सिस्टम में ना तो वो संवेदनशीलता है, और ना हमारे सिस्टम में वो साहस है, और ना हमारे सिस्टम में वो संघर्ष करने का मादा है कि वो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। 6 महीने पहले 5 अगस्त को धराली हुआ, 7 महीने पहले। जी। 6-7 महीने बीत गए। कम से कम मेरी जितनी जानकारी है, आज तक वहाँ पर लोगों को, प्रभावित लोगों को 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिला। तो अब आप खुद बताइए कि आज के इस महँगाई के दौर में जिस परिवार पर इतनी बड़ी आपदाओं का कहर डूबा हो, जिस परिवार ने अपने चहेतों को, अपने परिवार के सदस्यों को खो भी दिया हो, तो आज वो धराली तो भुला दिया गया है। आज से 3.5 साल, सवा 3 साल पहले जोशीमठ हुआ। जोशीमठ के लोग अभी भी आंदोलनरत हैं। तो जो हमारी जो पूरी सिस्टम की लचरता है, ऐसा नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं, क्या वो पर्याप्त है? क्या वो लोगों पर समय से पहुँच पा रहा है? भई मुझे तो भूख लग रही है आज। मुझे आज रात में खाना खाना है, मैंने आज बड़ा काम किया है। आप मुझे आज तो खाना दे नहीं पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अनूप, हम तो आपको एक बढ़िया भोजन कराएँगे 3 दिन बाद या 5 दिन बाद। तो ये मैं उसको लेकर के बड़ा कंसर्न्ड हूँ, और ये मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कोई कॉमन सेंस की बात है कि ये जो चीज़ें जो हो रही हैं, इन चीज़ों ने बढ़ना है। तो उत्तराखंड अपने आप को एनवायरमेंटली और क्लाइमेटिक स्टैंड पॉइंट से कैसे अपने आप को सेफगार्ड करेगा, ये मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा मेरा कंसर्न है। तो ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी मेर होनी चाहिए। मेरे को लगता है एक बहुत बड़ी होनी चाहिए, और फिर इससे उपजती हुई, देखिए उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। अगर मैं दूसरी बात पर आऊँ, उत्तराखंड में इकोलॉजिकली सेंसिटिव भी है। इकोलॉजिकली तो है ही है। अब आप अगर पलायन की बात करें, देखिए एक और क्या हो रहा है फिनोमिना, जो हमारे साथ में लोग हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा, क्योंकि जागरूकता फैलाना भी बड़ा ज़रूरी है। देखिए, हमें सरकारों के दुष्प्रचार से भी बचना है, अंकिता। अब बचना कैसे है? दुष्प्रचार की जब मैं आप बात करते हैं, हाँ, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ में What do you बताऊँगा। actually देखिए, mean? मैं बता रहा हूँ उसको, क्योंकि देखिए ये गेम खेल रहे हैं वो। तो हमें अब देखिए वो गेम चल रहा है। वो अपने कन्वीनियंस से अपनी बातों को रखेंगे। अब ये हमारी समझदारी और सूझबूझ बनती है सरकार की, समाज की, कि क्या हम उस पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई कर पा रहे हैं, और क्या हम उसको कॉल आउट कर पा रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट मैं आपको पैटर्न? एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। उत्तराखंड राज्य में पिछले 12-13 साल में, 14 साल में सरकार के आंकड़ों के अनुसार 8 लाख लोगों से ज़्यादा ने पलायन किया है। ठीक है? ये मेरे आंकड़े नहीं, सरकार के सरकारी आंकड़े। डेटा है। सरकारी डेटा है। उनके अलग-अलग रिपोर्ट्स में बार-बार ये आया है। अब पिछले 1 साल से 6 महीने से उत्तराखंड में बात हो रही है कि 6000 लोगों ने रिवर्स माइग्रेशन किया। अच्छा। तो अब है क्या? आप शायद मेरा इशारा समझ रही हैं। एक तरफ है 8 लाख और एक तरफ है 6000। अब मैं सरकार की तरफ से बात रख रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, अंकिता जी, आपको जानकर के बेहद खुशी होगी कि हमारी सरकार ने बड़े नायाब प्रयास किए हैं, और हमारी अथक प्रयासों से, हमारी नीतियों के फलस्वरूप मुझे आपको बताने में बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड राज्य में एक रिवर्स पलायन की बयार चल पड़ी है, और समाज के सहयोग से, हमारी नीतियों के सहयोग से, हमारी क्रांतिकारी सरकार के उससे अथक प्रयासों से 6000 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। और माइग्रेशन जो है, अब वो पुराने ज़माने के थोड़ा, तो अब क्या करा उन्होंने? उन्होंने उस 6000 की बात करी, लेकिन उन्होंने उस 8 लाख की बात को वो खा गए। तो हमें
एक सजग समाज के तौर पर जहां उस 6000 लोगों का स्वागत करना है, लेकिन हम उन 8 लाख लोगों की परिस्थितियों को भी तो नहीं भूल सकते। और ऐसे हमारे सामने कई उदाहरण आते रहते हैं। कम से कम मैं तो इन चीज़ों को लेकर के बड़ा इंट्यूटिव रहने की कोशिश करता हूँ, मैं इन्हें देखता हूँ। तो और मैं अगर इसको एक पर्वतीय राज्य की अवधारणा से जोड़ूं, एक ऐसे पर्वतीय राज्य, क्योंकि अगले 1 साल बाद चुनाव भी होगा, इस उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ होगी? इस राज्य में आज जब ये सरकार बोलती है कि हमारा 2,73,000 रुपए की पर कैपिटा इनकम हो गई, तो 2,73,000 में से हरिद्वार जिले की जो 4 लाख है, और उदाहरण के तौर पर पौने 4 लाख होगी, और रुद्रप्रयाग जिले की और चमोली जिले की और बागेश्वर की तो 1 लाख है। तो उस 1 लाख और 4 लाख के फासले को आप कैसे देखते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि हरिद्वार को भी आप 1 लाख कम कर दीजिए, ठीक है, हरिद्वार में 4 लाख है, वो सराहनीय है। तो ये जो बढ़ती खाई हमारे राज्य में, हमारे पर्वतीय जिलों में, जहाँ पर प्रदेश की 1/3 से ज़्यादा जनसंख्या रहती है, तो उसके भविष्य को लेकर के क्या होगा? क्या उत्तराखंड राज्य का नाम देहरादून कर देना चाहिए? भई अगर ऐसे ही चलना है, सारी चीज़ें देहरादून में ही होनी है, अगर 80% यहाँ पर सरकार के सारे काम देहरादून में ही होने हैं, तो आप तो उत्तराखंड और उत्तरांचल के बाद में इस राज्य का नाम जो है, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये माँग कर रहा हूँ कि इस राज्य का नाम तो आप देहरादून कर दीजिए। ज़्यादा बेहतर है, जब आपने सब कुछ यहीं पर ही करना है। तो क्या आप भी बिलीव करते हैं कि राजधानी गैरसैंण ही मेरे होनी हिसाब से चाहिए? गैरसैंण में ही राजधानी होनी चाहिए, देहरादून से राजधानी हटनी चाहिए। और इस 2027 के चुनाव में 2027 के चुनाव में एक पुरज़ोर मांग जो है, वो पूरे राज्य में गैरसैंण राजधानी की होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई शुबह नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस किस्म से उत्तराखंड राज्य का, देखिए सबके अलग-अलग व्यूज़ होते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसकी जो मांग और जो गूंज है, वो समाज के स्तर पर भी होगी। और अब कई बार हम विधायकों को ही देखते हैं, मेरा ख्याल दिलीप रावत है उनका नाम, जो लैंसडाउन के विधायक हैं। जी। मैं शायद उनका मैं देख रहा था एक वीडियो, महंत दिलीप रावत। महन दिलीप रावत, तो शायद उन्होंने भी बोला है। तो भई ये भी तो कहीं न कहीं पब्लिक प्रेशर को झेल रहे हैं। और अल्टीमेटली एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि जो समाज चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार क्या है? सरकार तो लोगों की बातों को, तो भई आज 1.25 करोड़ की जनसंख्या में अगर 83-84 लाख वोटर हैं, और वोटरों में एक बड़ा सब्सटैंशियल वर्ग अगर इस बात की माँग करेगा कि भई राजधानी गैरसैंण में ही होनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो देखिए फर्जीवाड़ा है। अब आप कहते हैं कि गैरसैंण, पता नहीं, मैं कन्फ्यूज़ होता हूँ, ग्रीष्मकालीन है, लेकिन समर है, अगर विंटर अगर है। गैरसैंण में राजधानी होगी, हाँ। तो क्या गैरसैंण में राजधानी बनाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्योंकि जो हमारे नेता हैं और ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी तो पहाड़ों में नहीं रहना चाहते हैं। सिर्फ राजधानी बनाना सॉल्यूशन है क्या? देखिए, जब पब्लिक का प्रेशर होगा, अगर राजधानी वहाँ पर होगी, है ना? या ऐसा बोलेंगे, जब राजधानी वहाँ बनेगी, इनको विवश होना पड़ेगा, इन्हें वहाँ रहना पड़ेगा ना। भई पूरा राजधानी का ये मतलब तो नहीं है कि भई जो पूरा आपका सचिवालय होगा, आपका पूरा सिस्टम होगा, वहाँ पर तो हज़ारों लोगों को रहना पड़ेगा। अब हज़ारों के हज़ारों लोग जो है, सारे के सारे यहीं पर देहरादून में बैठे हुए हैं, अपने कैंप कार्यालयों में। मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके से संभव होगा। ठीक है, ये वीकेंड ट्रैवल करेंगे भई, जब आपने, अब तो आप रेल लाइन भी लेकर के जा रहे हैं कर्णप्रयाग तक, तो आपकी उस रेल लाइन किन लोगों के लिए काम आएगी? जब आप बार-बार कहते हैं कि हमने हवाई कनेक्टिविटी बढ़ा दी, हमने अब तो वो चारधाम एक्सप्रेसवे बना दिया, हमने रेल लाइन बना दी, आने वाले टाइम में आप हो सकता है कुछ और भी विकसित कर दें, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? तो सरकार के लोगों को भी, इन सारे नेताओं को, तो उत्तराखंड राज्य के लोगों को इन्हें इतना प्रेशराइज़ करना चाहिए, इन्हें खदेड़ना चाहिए। उत्तराखंड के लोग जब इनके ऊपर चाबुक और हंटर एक समाज के तौर पर लगाएँगे और इन्हें बोलेंगे कि भई हमारी राजधानी गैरसैंण में होनी चाहिए, तो इन्हें भी पब्लिक के सामने झुकना पड़ेगा। देखिए, पब्लिक प्रेशर, अल्टीमेटली पब्लिक प्रेशर के सामने तो जो है ना, जनता सर्वोपरि है। और मैं अगर एक तीसरी फिर आगे बात बढ़ते हुए, क्योंकि आपने 3 चीज़ों का ज़िक्र कहा था, तो चूँकि हम लोग देहरादून में रहते हैं, देहरादून में रचते-बसते हैं, यहाँ के बारे में जो हमारे शहर हैं, उसको लेकर के भी बहुत सारी कंसर्न्स हैं। क्योंकि जब पलायन हो रहा है, तो आप इसे एक सैंडविच की तरह समझ सकती हैं। तो ये आपके जो जो मैदानी शहर हैं, अब ऊपर से प्रेशर है, वेस्टर्न यूपी के जिलों से प्रेशर है। और दिल्ली एनसीआर के भी दिल्ली सब लोग एनसीआर का आ रहे है, हैं। भई अब आप कह रहे हैं कि दिल्ली देहरादून 2.5 घंटे हो जाएगा। तो ये बड़ा शॉर्ट साइटेड एक अप्रोच है कि भई अपनी ताली अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, 2.5 घंटे हो जाएगा। लेकिन उस 2.5 घंटे के बाद में जो सुनामी, मैं उसका ट्रैफ़िक की सुनामी को कहता हूँ, उसको लेकर के कहीं आपकी कोई चिंता नहीं है, उसको लेकर के आपकी कहीं कोई तैयारी नहीं है। तो कैरिंग कैपेसिटी हमारे पास कैरिंग नूल नहीं कैपेसिटी, है देखो अभी। कैरिंग कैपेसिटी भी तो ढकोसला है, वो भी फर्जीवाड़ा है, वो भी झूठ बोलने की बात है, वो खाली साउंड बाइट्स के लिए है, अखबारों के लिए है, आपकी मीडिया की विज्ञप्तियों के लिए है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये लोग सब आ तो रहे हैं? ये देखिए, मैं आपको पिन पॉइंटेड, मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। जनवरी 2023 में इसी राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जोशीमठ में जाकर के वहाँ के लोगों के बीच में ये बयान दिया था कि हम कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी कराएँगे।
आज जनवरी 2026 पार हो चुका है, 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये पूछना चाहता हूँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से कि ये आप उत्तराखंड के लोगों को और विशेष तौर पर जोशीमठ के लोगों को जवाब दीजिए कि जो आपने आज से 38 महीने पहले जोशीमठ के लोगों को, उत्तराखंड राज्य के लोगों को, देश के लोगों को आपने जो कमिट किया था, उसका स्टेटस क्या है? और ये आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए कि उसका स्टेटस क्या है? अगर आपने बेटा कैरिंग कैपेसिटी जोशीमठ की नहीं करी है, अगर आपने करी है तो वो पब्लिक डोमेन में लाइए, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है। उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने ही अगस्त 2023 में, यानी आज से लगभग पौने 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, उत्तराखंड राज्य के 15 पर्वतीय शहरों जिसमें मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, उत्तरकाशी, इन 15 शहरों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हम इसकी कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी कराएंगे। मैं एक बार पुनः उत्तराखंड सरकार से मांग कर रहा हूं कि आप उत्तराखंड राज्य के लोगों को, देश के लोगों को ये बताइए कि उन 15 शहरों की कैरिंग कैपेसिटी का क्या हुआ। पिछले कुछ वर्षों से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उसको लेकर के भी, जिसे ग्लोफ कहते हैं, ग्लेशियर, जब आपको पता है ना केदारनाथ में भी ग्लेशियर पीछे हुआ और फिर वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, तो वो ग्लेशियर पीछे पिघल रहे हैं। जब वो पीछे जाते हैं तो मोरेन या मलबा छोड़ के जाते हैं, बरसात होती है, वो नीचे डाउनस्ट्रीम आता है। ऐसे करके 2021 में भी जो चमोली जिले की जो आपदा आई, तो इन तमाम आपदाओं के मद्देनज़र आपने जो है भारत सरकार ने, और आपने कहा कि हम अपने ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग कराएंगे, उसका क्या स्टेटस है? तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं वापस अगर देहरादून पर लौटूं, तो ये जो कैरिंग कैपेसिटी का जो आपने जिक्र किया, इसको लेकर के कहीं कोई काम नहीं है। बार बार खाली आप अपनी खाली इस बात पे पीठ थपथपा रहे हैं या बोल रहे हैं, वो भी एक बोलने को है ना। दिल्ली देहरादून क्या है यार, दिल्ली देहरादून 2.5 घंटे आप बताइए। नहीं, क्या करोगे आप? मैंने ढाई, चलिए आप पहुंच गए, आप 2.5 घंटे में पहुंच गए अक्षरधाम से आसरोड़ी, आप 3 घंटे में पहुंच गए। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, हर किसी को ये पता है, हर कोई ये वाली बात बोल रहा है कि आसरोड़ी के बाद में तो आपने जाम में आपने उलझना ही है। उसको लेके आपकी क्या प्लानिंग? और मैं फ्यूचर की बात से पहले प्रेजेंट में भी आना चाहूंगी। हम ऋषिकेश का एग्जांपल देखते हैं। हर साल आप वीकेंड पे देखिए, हर साल कितना जाम रहता है, लोकल लोग ऋषिकेश को पार ही नहीं कर पाते। तो देखिए, आपकी प्लानिंग नहीं है, और मैं ठीक है, कई स्तर पर हम नेचुरली हमारी अपेक्षाएं भी होती हैं। देखिए, आप आलोचना भी उसी की करते हैं जिससे आपकी अपेक्षाएं होती हैं। आज हम मुख्यमंत्री जी का नाम अगर आपके पॉडकास्ट पे ले रहे हैं, देखिए जिस दिन हमारी उनसे अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी, हम क्यों उनका नाम लेंगे, है ना? तो ठीक है, अभी भी हमारी अपेक्षा है भाई, आज वो मुख्यमंत्री हैं। देखिए, हमारे को किसी पर्सन से नहीं है, हम तो उस पद से बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर उत्तराखंड पुलिस की बात करूं, मैं उत्तराखंड पुलिस से भी भाई मेरी अपेक्षा भी है, मैं आलोचना भी करता हूं, मेरी उनसे अपेक्षा भी है, वो भी मैं खैर उस पर आऊंगा। लेकिन अब मैं अगर उनकी सहानुभूति जताऊं उनके साथ में, आपने सारा का सारा जो है पुलिस के ऊपर डाल दिया। अब भाई दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे की सड़क बनाने में तो आपने उत्तराखंड पुलिस की राय नहीं ली। अब आप उन्हीं को बोल रहे हो, बेचारे क्या करेंगे? कोई आईपीएस ऑफिसर है, क्या करेगा आईपीएस ऑफिसर? यही तो कहेगा भाई मैंने प्लान ए बना दिया, प्लान बी बना दिया, प्लान सी बना दिया। आपने ना उसको रिसोर्सेज दिए, ना आपने उसको किसी तरीके के साथ में स्ट्रेंथन किया, ना आपने सड़क बनाते हुए उससे कंसल्ट किया। तो आप क्या करें? और देहरादून जिले के बारे में मैं आपको एक खतरनाक आंकड़ा बता रहा हूं। आज से 8 साल पहले 411 डेडिकेटेड पुलिस फोर्स देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, और वो 411 से घट के 269, यानी 34-35%, 1/3 लोग कम हो गए। तो ये तो एक बात हो गई, ये डेडिकेटेड वाले हैं। और यहीं पे हमारा जो व्हीकल है, जो हमारी गाड़ियां हैं, वो लगभग 8 गुना बढ़ मैं चुकी हैं। उस पर ही आ रहा हूँ आपको कि जो उत्तराखंड राज्य में, क्योंकि मैं आरटीआई लगाता रहता हूँ, बल्कि मैं तो आपके लोगों को भी कहूंगा कि आप भी खूब आरटीआई लगाइए। उत्तराखंड राज्य में जून 2025 तक 36 लाख के आसपास गाड़ियां पंजीकृत हैं। उन 36 लाख गाड़ियों में से 10 लाख से ज्यादा, या 13-14 लाख गाड़ियां वो देहरादून जिले में पंजीकृत हैं। तो 1/3, 36% गाड़ियां उत्तराखंड राज्य में जितनी रजिस्टर्ड हैं, वो देहरादून जिले में रजिस्टर्ड हैं। देहरादून जिले में 3 आरटीओ आते हैं, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा देहरादून है, उसके अलावा ऋषिकेश, और उसके अलावा विकासनगर। तो ये जो 3 हमारे आरटीओ देहरादून जिले के हैं। देहरादून आरटीओ की अगर आप बात करें, औसत सालाना 80-90 हजार गाड़ियों का यहाँ पर पंजीकरण हो रहा है। और ये तो एक प्याज की तरह है, आप इस पर जितनी ज्यादा बात करेंगी उसके आप और परत अंदर जाती, निकलती परत दर परत निकलती जाएगी। हमारे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ऐसी तमाम चुनौतियां हैं। तो अब आप ये कह रहे हैं ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ने के लिए क्या करें जी? 5,000 पेड़ काट दो, 10,000 पेड़ काट दो, सड़क चौड़ी। कितनी सड़कें चौड़ी करोगे यार आप? 2025 की जो आपदा आई, उसमें एक चीज कहते हैं पीडीएन, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, वो एक फ्रेमवर्क होता है। उस धराली आपदा की आप बात, धराली नहीं, पूरे राज्य में जो 2025 की आपदा आई, टोटल जो डिजास्टर्स आए, उसका जो इकोनॉमिक वैल्यूएशन हुआ है सरकार का,
15,000 करोड़ का हुआ है। तो हम्म, उत्तराखंड राज्य में जो पीडीएन जो इकोनॉमिक लॉस 2025 की मात्र आपदा में हुआ, वो 15,000 करोड़ का हुआ, बहुत बड़ी रकम होती है। भाई बढ़ता हुआ क्राइम, आज हम देहरादून के बारे में बात करें और उत्तराखंड राज्य में क्राइम की बात ना करें, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात ना करें, मर्डर सिटी की बात भी मर्डर्स आपने तो करी पता है। है ना, तो अब कितने भाई मर्डर्स ही बीच में हुए। मैं आपके ही प्रोग्राम के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस से अगर मेरा मैसेज पहुंचता है, कि मैं तो इस मैसेज को बार बार मैंने सोचा मैं पहुंचाऊंगा, कि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड पुलिस का सोशल मीडिया हैंडल करता है, मैं उस व्यक्ति से पिन पॉइंटेड सवाल कर रहा हूँ कि भाई आपकी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि ये कोई डीजीपी तो कर नहीं रहे, कोई आईपीएस नहीं कर रहे, कोई पीसीएस नहीं कर रहे, तो ये कोई 2-3-4 लोग होंगे जो कि उत्तराखंड पुलिस का सोशल मीडिया हैंडल कर देखते हैं। भाई आपका काम क्या है? मैं आप 4 लोगों से बात कर रहा हूँ। तो आपका खाली काम क्या ये है कि आप एक तरफ़ा संवाद करेंगे? आप खाली अपने बॉस लोगों की फ़ोटो या आज हमने इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, आप अपने ट्विटर पर और अपने फ़ेसबुक पर डाल देंगे। लेकिन जो पब्लिक प्रताड़ित है, जो उत्तराखंड राज्य की जनता, लाखों लोग जो आपको टैग कर रहे हैं और अपनी आपबीती आपको सुना रहे हैं और उस पर आपने चुप्पी और मौन साध रखा है, मैं आपके प्रोग्राम से उसकी कड़ी आलोचना करता हूँ, उत्तराखंड पुलिस की। और जो लोग उनका सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ कि वो अपने आला अधिकारियों को क्यों नहीं बताते कि उत्तराखंड राज्य के लोग क्या बात कर रहे हैं। मेरा एक ऐसे ही पॉडकास्ट हुआ, देहरादून शहर की एक महिला हैं और उनका परिवार साउंड पोल्यूशन से बुरी तरीके के साथ में जो है प्रभावित है। वो देहरादून के मालसी इलाके में रहती, मुझे पीड़ा है, मुझे नाराजगी है, और वो बता रही हैं कि किस तरीके के साथ में उन्होंने देहरादून पुलिस को जाकर के अपनी आपबीती सुनाई और पुलिस कुछ नहीं करती है और पुलिस से कहती है कि आप डीएम के पास जाकर के चली जाइए। तो एक आम नागरिक क्या करेगा? और यही वाली बात जो है हमने अपने सोशल मीडिया में डाली है। देहरादून शहर के, उत्तराखंड राज्य के अनेकों अनेक लोगों ने उस आप बीती के साथ में अपनी आप बीती को जोड़ा है। तो मैं वापस अगर उत्तराखंड पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर आऊं तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका क्या जवाब है उत्तराखंड राज्य के लोगों का? ये तो आप साफ मना कर दीजिए कि आप हमें टैग करना बंद कर दीजिए, हम तो खाली एक तरफा संवाद करेंगे, हम खाली अपनी वाही करेंगे, हम अपने अधिकारियों की मीटिंगों की फोटोज को वहां पर डालेंगे। तो ये कहाँ का औचित्य हुआ? ये कहाँ की बात हुई? तो आपको तो पब्लिक सेंट्रेड गवर्नेंस करनी है, आपको तो पब्लिक के अगर हित पर काम करना है, तो ये सोशल मीडिया उसका एक एलिमेंट है। मेरे कहने का तात्पर्य और अर्थ ये है कि जब तक आप पब्लिक ग्रीवेंसेस को सीरियसली नहीं लेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से है, चाहे वो ज़मीनी स्तर पर है, तब तक जो है चीज़ें जो हैं वो बद से बदतर होंगी। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि सीपीयू जो यहाँ पे हुआ करती थी, वो अब दिखाई नहीं देते देहरादून में, जो कि यहाँ के ट्रैफिक को काफ़ी हद तक रेगुलेट करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। तो क्या जो परसेंटेज आंकड़ा आपने बताया कि 411 में से 269 ही अब पुलिस यहाँ पे डेडिकेटेड ट्रैफिक पुलिस है, तो क्या सीपीयू भी उसमें से कम हुआ है? अब मुझे पता नहीं है कि देखिए सीपीयू उसी का पार्ट था, बट जी। हम अगर अज्यूम करें उसी का पार्ट था। और जनरल एक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिटीजन, हम एक आम नागरिक के चश्मे से ही चीज़ों को देख रहे हैं आप और हम तो। और आप सड़कों पर निकल जाइए तो आपको बेसिकली उनकी जो एक विजिबिलिटी होती है, वो कंप्लीटली नदारद दिखाई देती है। और एट द सेम टाइम हाँ, इसके पैरेलली क्राइम रेट्स भी बहुत हाई हो भाई गए, क्राइम मर्डर रेट बढ़ कैपिटल गए। हो मैं चुका तो है। देखिए एक और सवाल, उस पर भी हम बल्कि थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों की एक और बेहद बड़ी नाराज़गी, उस शब्द का मैं प्रयोग करना पसंद तो नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ, हेट्रेड। वो बड़ा मेरे को, ये जो वीआईपी मूवमेंट है, ये वीआईपीज़, आप बताइए ना, हर कल ये कह रहे थे ना सुबोध उनियाल जी विधानसभा में, हर ऐरा गहरा नत्थू गहरा, तो उनकी बड़ी आलोचना हुई कि भाई सदन में आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वाकई में अगर इस ऐरे गहरे नत्थू गहरे को, भाई एवरी टॉम डिक एंड हैरी यहाँ पर जो है देहरादून में, यहाँ पे वीआईपी बना हुआ है, उसकी गाड़ी में हूटर लगा हुआ है। इनफैक्ट मैं अगर बड़ा स्पेसिफिक बोलूँ, आज से कुछ रोज़ पहले हिंदुस्तान अखबार में ही खबर छपी थी कि 2025 में, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, 2756 वीआईपी जो है देहरादून शहर में आए थे। तो वो औसत जो थे, और उस 2756 में 6 तो ये बड़े-बड़े लोग थे, तो आप एवरेज 7 लोगों का निकल रहा है। एवरेज में 7 वीआईपी यहाँ आ रहे हैं। तो अब आप इस पूरे लैंडस्केप को अगर ऐसे देखें कि आपकी जो डेडिकेटेड पुलिस फ़ोर्स है, वो कम हो गई, जो ट्रैफ़िक पुलिस थी। कइयों को आपने शायद वीआईपी ड्यूटी में लगा दिया, और अब पुलिस के वो तो इंटरनल चीज़ें होंगी कि भाई उनकी भर्ती नहीं हो रही है, या कई लोगों का प्रमोशन हो गया। तो जो पहले लोग फील्ड में काम करते थे, क्योंकि उनका प्रमोशन हो गया, ठीक है, उनका प्रमोशन भी होना चाहिए। लेकिन देखिए इन सब चीज़ों के टोटैलिटी में भाई मैनेजमेंट क्या है, लीडरशिप क्या है? भाई आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, 1.25 करोड़ आपकी जनसंख्या है, आपका क्राइम बढ़ रहा है, लोगों के जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो बढ़ रहे हैं, क्राइम की प्रोपेंसिटी चारों तरफ बढ़ रही है। आप बार-बार कह रहे हैं और लोग आइए,
8 से 10 करोड़ आपके पिलग्रिम्स टूरिस्ट आ रहे हैं, आप और सड़कें बना रहे हैं, आप और लोगों को यहाँ बुला रहे हैं, तो आपको तो अगले 5-10 साल 15 साल कम से कम 5-10 साल की तो आपको प्लानिंग करनी है ना। एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में जो है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए उनका टेन्योर होता है और ट्रांसफर हो जाते हैं। सिमिलरली हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए 5 साल में चेंज हो जाते हैं ज़्यादातर अफसर्स और ज़्यादातर नेता। लेकिन जो माफिया है जहाँ पावर इकोनॉमिक्स प्ले करती है वो वही रहते हैं, वो आज भी वही हैं जहाँ 20 साल पहले थे। ऐसे में कितना चैलेंजिंग होता है एक स्टेट में काम करना फॉर अ पॉलिटिशियन और अ ब्यूरोक्रेट। पॉलिटिशियन तो देखिए 5 साल के उसको तो देखना है भाई मैं 5 साल में कैसे अपनी इस पे फॉलो अप क्वेश्चन है कि पावर इकोनॉमिक्स हम शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मुझे पहली बात तो ये है कि भाई 5 साल के मैं उससे हूँ, मैं XYZ पैसा लगा करके आया हूँ, मुझे इतने लोगों ने मुझे करा है, वो मेरी मित्र मंडली है, मुझे इसे करना है और मुझे आपको फेवर रिटर्न करने हैं। मुझे करना है, मुझे भविष्य के लिए भी अगले चुनाव की भी तैयारी करनी है। तो जैसा मैंने कहा कि देखिए सब साम दाम दंड भेद की राजनीति हो गई है, ब्यूरोक्रेसी में भी फिर यही है ना। तो ये जो करप्शन है ये बहुत डीपली सिस्टम में बेसिकली बिल्कुल उसके Rooted है। उसमें बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड है। तो अब ऑफ कोर्स पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में। अब मैं अगर आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, अब देहरादून शहर में एक रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, तो वो अभी तो 6,000 साढ़े 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आप अक्सर इस पे आवाज उठाते हुए मैं दिखते बोलता हैं। रहता हूँ उसको जी। लेके। तो अब क्या ये वाकई में ऐसे प्रोजेक्ट की आवश्यकता है? अब आपको और हमको तो पता नहीं, लेकिन अगर इसमें सपोज 30% कमीशन बनता है, अब अगर आपको और मेरे को ही अगर 8,000 करोड़ में 30% मिलेगा तो 2,500 करोड़ है, और वो 2,500 करोड़ की तो पूरी चेन होगी। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा जो आज जो इश्यू हो गया है वो एक तो करप्शन का बहुत बड़ा, और उत्तराखंड तो बदनाम है भाई, बदनाम हो चुका है, क्योंकि करप्शन तो ठीक है हमारे देश का एक उसका एक एस्पेक्ट है, लेकिन यहाँ पर तो सभी सीमाएं जो है पार हो चुकी हैं। खुद तीरथ सिंह रावत जी जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने तो खुद कैमरे में आकर के ये बोला हुआ है, उनका तो मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ, तो खुद बोला हुआ है कि भाई उत्तराखंड में तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जो है यहाँ पे रेट हो गए हैं। तो जब खुद कोई व्यक्ति जो सिस्टम का पार्ट रहा हुआ है, जो खुद MP रहे हुए हैं, है ना, तो वही खुद जब आकर के बोल रहे हैं, तो ये एक चीज़ हो गई। अब आप इसको कैसे नेविगेट करेंगे करप्शन को? और दूसरा फिर ब्यूरोक्रेसी है। एक देखिए बड़ा सीरियस रीथिंक होने की ज़रूरत है, और अल्टीमेटली आपको सिस्टम्स ही बनाने पड़ेंगे, और वो सिस्टम्स ऐसे होने चाहिए, देखिए वो पर्सनैलिटी सेंट्रिक नहीं होने चाहिए। आपने ब्यूरोक्रेसी का जिक्र किया, तो आज आप IAS हैं, आप बड़ी डायनामिक हैं, आप बड़ी ड्रिवन हैं, तो आप एक विभाग में आईं, आपने वहाँ पे बड़ा अच्छा काम किया, आप वहाँ 3 साल रहीं, तो ऐसा नहीं है, देखिए हर कोई खराब नहीं होता है, ऐसा तो हमको नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, तो आपने अपने कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए आपने बड़ा अच्छा काम किया, और रातों रात ट्रांसफर होता है IAS का ना, तो ऐसा नहीं है, कोई कॉर्पोरेट में नहीं होता कि आप हैंड होल्डिंग हो रही है, आपका नोटिस पीरियड है। अब मैं आया अगला, तो मेरी प्रायोरिटी आपकी प्रायोरिटी से बिल्कुल भिन्न है। तो ऐसे करके अब ये लेगेसी इश्यूज हैं, इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट का या XYZ का कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब तक हमारे मजबूत सिस्टम्स नहीं बनेंगे, इसको करने के लिए हमें बड़े क्रिटिकली अपने सिस्टम्स को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आप देहरादून में चारों तरफ केओस देख लीजिए। मेरा सवाल ये है पिन पॉइंटेड कि देहरादून का ओनर कौन है? देहरादून की जिम्मेदारी किसके पास है? क्या CM के पास है, मिनिस्टर के पास है, चीफ सेक्रेटरी के पास है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास है, मेयर के पास है, MLA के पास है? इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। तो देहरादून शहर की कौन प्लानिंग कर रहा है होलिस्टिकली? क्योंकि आज अगर आप एक सिटी को प्लान करेंगे तो आपको तो होलिस्टिकली प्लान करना है, या MDDA के VC के पास में है। तो ये मुझे लगता है, कम से कम मेरी सोच ये है कि हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने की आवश्यकता है। हमारे जो बेस्ट लोग हैं, जो हमारे सिस्टम में जो सबसे काबिल लोग हैं, अभी क्या हो रहा है, क्योंकि टॉप से ही जो है सब ये चल रहा है, तो आपने प्रभावशाली पोजीशंस में भी अपनी जो आपकी दुधारू गायें हैं, फेवरेबल आपने अपनी दुधारू गायों को ही वहां बिठा रखा है। आपने बेस्ट उनको रखा है जिनके साथ में आपकी जुगलबंदी बड़ी बेहतरीन है। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो के वो लिए। आपका तो बहुत प्यारा बेनिफिट हो रहा है, कोई आपको तो बड़ा प्यारा काम चल रहा है, तो वो आपका काम चल रहा है,
तो लेकिन जनता का काम नहीं चल रहा, तो इसमें सफ़र कौन कर रही है? इसमें पब्लिक सफ़र कर रही है। आपको नहीं लगता कि सिटीजन्स हमको एज अ सिटीजन्स आवाज और बुलंद करने की जरूरत है, क्वेश्चंस रेज करने की जरूरत है, एंड एट द सेम टाइम अगर हम अपने लिए कोई एफर्ट नहीं लेंगे तो सरकार या ब्यूरोक्रेसी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हमारे लिए ये कदम उठाएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ी टसल है और ये इसका वन ऑफ तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। असल में देखिए, समस्या क्या है कि जो चोर, डकैत, खनन, शराब, ये माफिया, तो जो बुरे लोग हैं उनका जमावड़ा बहुत जल्दी होता है, क्योंकि वो तो सब एक ही बिरादरी के होते हैं और सबके बड़े इमीडिएट प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं और उनको भाई पैसे का प्रॉफिट है। अब जनता क्या है भाई, जनता तो अधिकांश जनता तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही उसको तो अपना गैस का सिलेंडर भी लाना है और हाँ, मतलब 50 मेरे चीजें मोहल्ले हैं, की सड़क बन जाए बस मेरे है लिए ना। तो उतना काफी वो है। उनका वो है, लेकिन जो जो सोचने समझने वाला समाज का वो वर्ग है और जितने भी हैं, तो चाहे वो 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, तो ये ऑफ कोर्स उनकी ज़िम्मेदारी बनती है और ये हम समय-समय पर देखते हैं कि जब पब्लिक ने एक सुर में आकर के अपनी माँग को और अपनी बात को सामने रखा है, तो चीज़ें बेहतर भी होती हैं। भू कानून है। उत्तराखंड राज्य में एक बड़ा उबाल आया है कि भाई भू कानून होने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम जन भावनाओं का सम्मान करते हुए भू कानून तो ला रहे हैं, लेकिन उसमें इन्होंने हरिद्वार और उधम सिंह नगर गायब कर दिया। तो वो डाइल्यूटेड लाए। तो आप तो ये माँग रहे थे, इन्होंने ये दिया। तो ख़ैर एनीवे मैं अगर उसको छोड़ूँ, तो वो भी लेकिन एक उदाहरण था। तो ये है कि भई एक तो पब्लिक मूवमेंट्स हैं, दूसरा मुझे लगता है कि हमारे कोर्ट्स, भले ही आज काफ़ी हद तक कोर्ट्स में भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, लेकिन हम जुडिशरी की बात जुडिशरी की करें। मैं बात कर रहा हूँ। चाहे वो हमारे एनजीटी है या हमारे हाई कोर्ट हैं या हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, यदा-कदा अभी भी ऐसे जजमेंट्स आते हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। एक दूसरा तरीका ये है। तीसरा जो एक बड़ा तरीका जो मुझे लगता है वो टेक्नोलॉजी है। कल भाई कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए, आज एग्ज़ाम्पल ट्रैफ़िक है। अगले 20, 30, 40 साल के बाद में हम लोग कैसे कम्यूट कर रहे होंगे, ये आपको और मुझे नहीं पता है कि भविष्य में हम लोग तो हो सकता है ट्रैफ़िक की आने वाले में समस्या ही ना हो या कोई कार्बन कैप्चर की ऐसी टेक्नीक आ जाए कि आपका कार्बन एमिशन जो है वो ज़ीरो हो जाए और देहरादून में भी जो एक्यूआई है वो 0 हो जाए या 5 हो जाए या 2 हो जाए, तो वी डोंट नो। तो थोड़ा-सा ऑफ ट्रैक जा रही हूँ। हुँ। आई वांट टू नो आप पर्सनल टाइम में आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू लाइक टू डू फॉर हॉबी? ऐसा कोई हॉबी हो, यही है हॉबी जो आपसे बात कर रहे हैं, यही इसी को आप हॉबी मान लीजिए। व्हाट डू यू प्ले एनी स्पोर्ट और एनीथिंग? आपको देख के क्या लग रहा है? फिट लग रहे हैं इसलिए? अब स्पोर्ट तो ठीक है, मैं थोड़ा-सा ठीक है, मैं मतलब अपनी जितना मैं कर पाता हूँ। आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? हाँ, येस, मैं मतलब कोई वैसा कैसे मैं उसको, हाँ, मैं स्पिरिचुअली हूँ, मैं मतलब ऊपर वाले की शक्ति में मैं विश्वास करता हूँ। मैं इस बात पर भी विश्वास करता हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ हुआ है कि जब आप किसी चीज़ को बड़े सच्चे संकल्प के साथ में, बड़े सच्चे मन से जब आप उस चीज़ की रोज़ कल्पना करते हैं, रोज़ माँग करते हैं, मैनिफेस्टेशन। यू मैनिफेस्टेशन बिलीव कहते इन हैं ना। मैनिफेस्टेशन? हाँ, मैं उसमें भी बिलीव करता हूँ, मेरे साथ में हुआ हुआ है एक आध बार ऐसा। बहुत सारे क्रिटिक्स बोलते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट को चाहिए कि प्रॉब्लम्स आते रहें, दिखते रहें। अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो वो करेंगे क्या? बट फॉर यू आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्या एक्टिविज्म से एक्चुअल चेंज लाया जा सकता है? इज इट रियली पॉसिबल? भाई कई एग्जाम्पल्स हैं, अब आप उसका देखिए, अब पहली बात तो ये है इसके आंसर देने के लिए कि एक्टिविस्ट क्या हुआ? पहले तो उसको अगर हम डिफाइन करें, तो ये बड़े लूज़ टर्म्स हैं। एक सोशल वर्कर भी है, एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, ठीक बिल्कुल। है? बेसिकली सोशल वर्कर या सोशल एक्टिविस्ट एक ऐसे महिला, पुरुष, युवा, बुज़ुर्ग कोई भी हो सकते हैं, वॉलंटियर जो कर जो वॉलंटियर कर रहे हैं, ठीक है? उसमें कोई वो कोई बहुत बड़ा कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, वो पर्यावरण भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ भी हैं, है ना? जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और मैं खाली बात देहरादून, उत्तराखंड या इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं हिमालयन रीजन की। आप पूरे देश में भी देखें, दुनिया भी देखें, ऐसे आपको हज़ारों लोग मिल जाएँगे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया किसी कॉज़ के लिए, जी। है ना? माधो सिंह भंडारी ले लीजिए, कोई उत्तराखंड राज्य में अब आप ले लीजिए, अब यहीं पर ये भई अब गौरा देवी जी का चिपको के साथ में नाम लेती हैं। अब सुंदरलाल बहुगुणा जी हो गए, भई ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ़ लगा दी। चंडी प्रसाद भट्ट जी हो गए, ऐसे ये तो जाने-पहचाने नाम हैं। लेकिन ऐसे हज़ारों और लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन जिन्होंने अपने-अपने स्तर पर कुछ किया हो। ऐसे लोग भी होते हैं जो व्यापार के माध्यम से, हम तो उन्हें भी सोशल वर्कर कहेंगे ना, भाई जिन्होंने एक आज एंटरप्रेन्योर भी तो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है कोई। आज आज़िम प्रेम जी साहब ने अपने करोड़ों दौलत जो है
उन्होंने नेक कामों में लगा दी। अभी सौरभ द्विवेदी का ही हमने सुना है ना? कि सौरभ द्विवेदी ललन टॉप में जो एंकर रहे, हाँ, उन्होंने भी अपनी सारी संपत्ति जो है वो वेलफेयर के लिए तो ऐसे कई सारे लोग हैं, वैश्विक स्तर पर हैं, तो ये भी तो चेंज ला रहे हैं ना, ये लोग चेंज ला रहे हैं। बिकॉज आप सोशली काफ़ी एक्टिव हैं और अवेयर भी हैं। बहुत रिलेटेबल मुद्दों पे आप हमेशा आवाज़ उठाते नज़र आए हैं, सिस्टम का पार्ट भी रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स के बीच का जो गैप है, वो भी कहीं ना कहीं आपने ब्रिज किया है पहले। तो मैं जानना चाहूँगी, व्हाट इज़ योर एक्चुअल मोटिव, मतलब आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं? देखिए मेरा ना जो ज़िंदगी के इस पड़ाव पर हूँ, आप वो शायद मेरी मतलब आपको बिलीव हो ना हो, बट मेरा मेरा ना रियली में कोई क्लियर आर्टिकुलेशन नहीं है। मतलब मेरा कोई गोल नहीं है कि मैं ये क्यों करता हूँ। मेरे को लगता है कि मैं इज इट थोड़ा-सा योर कॉलिंग? हाँ, मेरी अब कॉलिंग भी मैं नहीं कहूँगा, कोई कॉलिंग-वॉलिंग कुछ नहीं है। पता नहीं एक अंदर की थोड़ा-सा आपको एक्सट्रीम लगेगा, अब आप उसे आग बोल लीजिए या ड्राइव बोल लीजिए, मतलब मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। मैं 2 चुनाव लड़ चुका हूँ, जैसा आपने शुरू में जी। कहा, तो मेरे को राजनीति की भूख नहीं है। मेरे को किसी अवार्ड की भूख नहीं है। मुझे किसी सम्मान की भूख नहीं है। मुझे किसी चीज़ की भूख नहीं है। मुझे कोई भूख नहीं है कि मुझे किसी नेता के साथ बैठ कर के फ़ोटो खिंचानी है या आपने शायद, अगर आप वैसे नॉट कि आप मेरी कोई सारी पोस्ट, लेकिन आपको शायद कभी क्योंकि मेरी वो भूख नहीं है। तो मेरे को एक्चुअली फ्रैंकली मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए कि यार ये करके ये मेरे को पाना है। तो जीवन का एक दौर था कि जब हम जॉब कर रहे थे कि यार हमें एचएनएम का कंट्री मैनेजर बनना है, या जब मैंने 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़ा, मेरे अंदर एक आग थी कि मुझे, जो मैनिफेस्टेशन की हमने बात करी, जी। क्योंकि मेरा तो एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। तो अब आप बताइए कि आपका एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और आप सीधा ज़िंदगी में पहला चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो मॉनिटर भी नहीं रहे और आप सीधा एक लोकसभा का चुनाव लड़ लेते हैं। तो वो समय एक जोश था, एक जुनून था कि यार काश मैं चुनाव लड़ पाऊँ। तो वो दौर थे, जब चाहे वो करियर का दौर था या एक पॉलिटिकल दौर था, लेकिन आज के इस दौर में 2026 में जब हम बात कर रहे हैं, मेरा कोई गोल नहीं है, मेरे को कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है, हम जो अपना कर पा रहे हैं अच्छा करें, और समाज में और हमारे, आप जो भी बोले, मतलब कुछ उससे उससे कुछ कुछ का कुछ अच्छा आउटपुट निकल पाए, मुझे लगता है शायद यही मतलब। आई थिंक यू आर एन एसेट टू द सोसाइटी। सो आपके पास क्रेडेंशियल है, आपके पास कैलिबर है, आपने पहले भी इसका एक्सपीरियंस किया है। तो जो रियल चेंज है वो पावर में आके किया जा सकता है, ना कि एक्टिविज्म के थ्रू। डू यू फील दिस गैप और दिस डिफरेंस? देखिए जब मैं लेट्स से मैंने जब जो मेरे छोटा सा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था 2-1 साल का, तो मेरे को उसी ने ड्राइव किया था। तो मैं उस समय भी पॉलिटिक्स में इसलिए तो नहीं आया था कि भाई मेरे को कोई 2 नंबर के काम करने थे या पैसा बनाना था। तो मेरा तो पूरा एक बड़ा एक तब भी प्योरिटी थी और आज भी प्योरिटी है। बिल्कुल एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ में ही मैं बेसिकली मैंने स्टेप इन किया था। या तो क्योंकि मैं ये खुद फ़ील करता था कि वो मेरे जो बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंसेस थे उत्तराखंड के, तो मैंने ये नोटिस किया कि एक जो पॉलिटिकल पर्सन है, जो पोज़ीशन में है, उसकी कलम में बहुत बड़ी ताकत है, बिल्कुल। बशर्ते वो कुछ अच्छा करना चाहे। अब ठीक है, अब 2 नंबर का काम करना है, उस पे हम बात नहीं करते। हाँ, मोटिव अच्छा होना लेकिन चाहिए। अगर आपका मोटिव अच्छा है, तो आप वाक़ई में बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक लाइन में मेरा वही उस समय मोटिव था। तो जिसने मुझे प्रोपेल किया और मुझे वहाँ पर लेकर के आया। मैं आज की तारीख में ये फ़ील करता हूँ कि अब मैं उसको, तो उस समय मेरा नज़रिया रहता था, लेट्स से उस समय उत्तराखंड की जनसँख्या 1 करोड़ रही होगी कि यार मैं काश मैं अगर आ गया तो मैं 1 करोड़ लोगों के लिए ये कर पाऊँगा। तो ठीक है, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप उसको अपनी स्ट्राइड में लेते हैं। और आज ये नहीं है कि मेरे एक्शन से, पहली बात मुझे पता नहीं है भई किसी को लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आज मैं शायद ऐसा फ़ील करता हूँ, क्योंकि इतने अनुभवों के बाद में, कि ठीक है, वो अब चाहे वो 100 लोगों को फ़ायदा हो, 1000 को फ़ायदा हो, 1 लाख को फ़ायदा हो, 10, वो मुझे नहीं पता है। तो कर्मयोगी तो एक बहुत बड़ा शब्द होता है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है। मतलब रियली, मतलब आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट, यू नो, एंड कमिंग फ्रॉम यू, फ्रॉम योर स्टैंड पॉइंट, आपका बड़ा एक वैलिड और लॉजिकल क्वेश्चन है कि जैसे आप एक्टिविज्म में सोशल वर्क कह रही हैं, उसमें आप शायद इतना ही इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। आपका जो सर्कल, एक बड़ा वर्ड होता है ना, एग्जैक्टली। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो बड़ा सीमित दायरा है। और अब तो आपकी उम्र भी हो गई पहले की तुलना में, अब आपका ज़्यादा अनुभव एंड भी यू हो आर गया। मोर नोन नाउ। अब लोग आपको ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया में आपकी एक एक्टिव प्रेजेंस है। मैंने इसीलिए बोला कि क्रेडेंशियल है,
कैपेबिलिटी तो थी ही पहले भी, लेकिन क्रेडेंशियल अब थोड़े से और स्ट्रांग हो गए हैं। तो डोंट यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू कम इन द पॉलिटिक्स? थैंक यू फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स। आप ऐसा फील करती हैं? क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपके जो भी वॉइसेस है उसको भी बहुत स्ट्रांगली उसके साथ खड़े रहते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक पीपल वांट यू टू बी देयर, अ रियल चेंज मेकर शुड बी इन द पावर। रियली में मेरा ना मतलब अब या तो देखिए कल परिस्थिति ऐसी मैं तो साफ कह चुका हूँ और मैं पब्लिकली इस बात को बोल चुका हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बट मे बी यू शुड डू अ पोल ऑन दिस। नहीं वो छोड़िए मेरे, ये पोल कर। लेकिन कल अगर आपके घर के बाहर में अगर आकर के 20,000 लोग खड़े हो जाएं तो मुझे लगता है कि जो मेरी परिस्थिति है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। रैली को मैं 2 बार ही ट्राई कर चुका हूँ। और मैं आपको देखिए मैं आपको एक पॉलिटिकल और इलेक्टोरल रियलिटी में मैं आपको बता दूं, प्लीज। हमारे जैसे आप सो कॉल्ड, अब मैं ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ा सो कॉल्ड पढ़ा मैंने, जो भी है मैं पढ़ाई कर, आजकल तो वैसे हर कोई पढ़ा होता है, लेकिन ठीक है जो भी है। जब मैंने चुनाव लड़ा तो लोगों को अपील किया कि यार ये तो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, अब जो भी था उनको तो उन्होंने बड़ा पसंद आया कि थोड़ा अलग उनको लगा कि हाँ ये तो अलग हैं थोड़ा सा। लेकिन फिर क्या होता है कि हमारी जो वोट डालने की प्रवृत्ति है, देखिए क्योंकि आपको लोग पसंद करते हैं, कैपेबिलिटी है, आपको सोशल मीडिया में लोग सुनना चाहते हैं, ये दुनिया और जो चुनावी दुनिया है और वोट की दुनिया है, उसमें ज़मीन आसमान का, रात और दिन का अंतर है। मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं, चुनाव है और राजनीति है, सोशल मीडिया ठीक है उसका एक कंपोनेंट है, लेकिन राजनीति सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं होती है। और जब खासकर चुनावी फिजा होती है उस समय एक देश, राज्य, एक अलग माहौल होता है। तो वो एक सिंपल में आप मेरी बात समझ ही गई हैं, तो वो उस समय इनमें कई सारी जो चीज़ें हैं धराशायी हो जाती हैं। और जो हमारे वोटर की मेंटालिटी होती है, मैं आपको सरल संक्षेप में बता दूं, हमारे राज्य में विधानसभा चुनाव में उदाहरण के तौर पर 65, 66, 67% वोट पड़ता है। यानी 1/3 तो लोग तो वोट ही नहीं डाल रहे आपको। बिल्कुल। देहरादून की मैं बात यंगस्टर्स भी नहीं डाल रहे, कई और नहीं डाल रहे। अब मैं देहरादून की बात करूं, भाई मैं देहरादून में ही रहता हूं, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज और भी कम है, 55% के आसपास है। यानी कि आपके बहुत सारे सो कॉल्ड सोशल मीडिया फॉलोअर ही जो है वही वोट डालने नहीं जा रहे। आपको पहली बार पता ही नहीं है वो कहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल तो agree। है ना, तो ये एक चीज है। तो ये कई बार लोग गलती करते हैं। तो एज आई सेड, मेरी इस समय लाइफ की स्टेज नहीं है। एक और मैं आपको बड़ा ब्लंटली एक और बात बता दूं, देखिए पॉलिटिक्स का ना एक बड़ा एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन हो चुका है। आपको अगर विधायक का चुनाव जीतना है, एक तो है कि ठीक है आपको खाली लड़ना है, तो लड़ने के लिए तो आपको आप 50,000 रुपये में चुनाव लड़ लीजिए, मेरा ख्याल 25,000 रुपये की जमानत देनी होती है। आपको पता है जमानत जब्त हो जाएगी। आप 30,000 50,000 में चुनाव लड़ लीजिए, 25,000 वो कर दीजिए, आप विधानसभा का चुनाव लड़ लेंगी। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं मुझे तो चुनाव इसलिए लड़ना है कि मुझे चुनाव जीतना है, तो आज आपको कम से कम 4, 5, 6, 7, 8, 10 करोड़ रुपए अपनी जेब में चाहिए। अब मेरे पास तो है नहीं 8 करोड़ रुपए, ऐसा कहूँ, मेरा तो कोई खनन का काम नहीं है, मेरे पास तो ज़मीनें नहीं है, मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मेरे कोई संपर्क नहीं है, मेरे पास में कोई फंडर नहीं है। तो कौन जो है, और जो आपके लोग इस प्रोग्राम को देख करके कह रहे हैं कि हाँ भाई अनूप तो यार ठीक ठाक आदमी लग रहा है, हमें इसका समर्थन करना चाहिए, वो भी अगर डोनेट करेंगे तो वो भी तो हमारे जैसे ही होंगे, 500 हज़ार रुपये डोनेट कर देंगे। तो ये जो गेम है ना, ये गेम रिलेटिवली हम सज्जन लोग हैं, समाज का हम साधारण वर्ग हैं, आज की राजनीति हमारे लिए नहीं बची है। ये जो बाहुबली किस्म के लोग हैं, 2 नंबर किस्म के लोग हैं अधिकांश, ऐसा नहीं है, मैं सब लोग गलत नहीं होते हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ अपने जनप्रतिनिधियों का, वो भी बड़ी विकट परिस्थितियों में जो है काम करते हैं। लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो बड़े करप्ट हैं और गलत काम में लिप्त हैं। अब आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मोटी-मोटी इस पर भी बात हो जाए। एक तो आपके राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाई आप किसी को तो चुनेंगी, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। दूसरी पार्टियां हैं भैया राज्य की पार्टियां हैं, यूकेडी हो गई, आपके कोई मोर्चे हो गए, आपके कोई राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी हो गई सेमवाल जी की, इनके समूह हो गए, आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। क्योंकि मैं चुनावी उसमें मैंने फिजा में देखा है, मैंने भी उसमें प्रतिभाग किया है। और तीसरा आप कहेंगे मैं एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ूंगा, मैं निर्दलीय लड़ूंगा। अब कौन इंडिपेंडेंट लड़ सकता है? अगर आप कहेंगे मेरे तो पार्टी से नहीं लड़ना, इंडिपेंडेंट वही लड़ सकता है जो कि इसी पृष्ठभूमि से आता है, जिसके पास में साम-दाम दंड-भेद करने की ताकत है। हम नहीं कर सकते साम-दाम दंड-भेद, हम नहीं है एक्सपर्ट उसके। क्लीन पॉलिटिक्स अब नहीं रही। अब क्लीन पॉलिटिक्स है ही नहीं, पैसा चाहिए। No, I'm curious to know if it's only the funding.
नहीं, फंडिंग you इज don't वन want? एलिमेंट, फंडिंग में तो उसको फंडिंग है तो Yeah. मैं लास्ट में आया हूँ। Hmm. मेरी इच्छा ही नहीं है ना। और मेरे को लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, अपने टर्म्स पे कर रहा हूँ। भाई मैं किसी को अकाउंटेबल नहीं हूँ, क्योंकि फिर आप देखिए पार्टी में भी जाते हैं ना, मेरा थोड़ा सा अनुभव हो रहा है। Yeah. जो आपकी इनर पार्टी पॉलिटिक्स होती है, जो मेरा बड़ा क्योंकि मैं तो उस सिस्टम के थोड़ा अंदर रहा, और वो इतनी डिस्गस्टिंग है, घटिया है, बहुत घटिया है जो इनर पार्टी पॉलिटिक्स है। Why do you say that? बहुत ही घटिया है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो उसका जो पूरी जो डायनामिक्स है उसकी, तो बाहर की पॉलिटिक्स से तो आप बाद में बात करेंगे। आप अपनी जो प्रतिद्वंदी पार्टी, सपोज आप बीजेपी में हैं, आप कांग्रेस में हैं, आप XYZ पार्टी में हैं, आप टीएमसी में हैं, आप सपा में हैं, आप आम आदमी पार्टी में हैं, आप डीएमके में हैं, आप स्टैलिन जी की पार्टी में हैं, यूडीएफ में हैं, एलडीएफ में हैं। आप अपने प्रतिद्वंदियों से तो बाद में बात करेंगे, वो तो आसान है। जो आपकी पार्टी की अंदर की राजनीति होगी, वो जो आपको खोखला करने पर जो लगी होगी, आपका खून चूसने पर लगी होगी, पहले तो आपको उससे पार आना है। अपने लोगों से लड़ना है। आपको अपने लोगों से लड़ना है। आप ही के लोग जो हैं आपका कत्ल करने को तैयार हैं सबसे पहले। तो ये इसीलिए तो देखिए, राजनेताओं की तारीफ की जानी चाहिए, जनप्रतिनिधियों की, कि उनकी जो एक अंग्रेजी का वर्ड है स्टोइक, वो कितने जो पक्के होते हैं। आप उनके मुंह पर कुछ भी बोलते रहिए, उसके बाद भी जो मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में अपनी पार्टियों के अंदर इतने थपेड़े खाए होते हैं। तो वो मुझे लगता है कि अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, 3 या 4 स्तर पर थपेड़े खा रहे हैं। सबसे पहले अपने लिमिटेड, और जो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, जिसे 4-5 दशक बिता दी हों, वो बेहतर बता सकता है। लेकिन जो मैंने थोड़ा-सा उसको टेस्ट किया, उसके आधार पर मैं कहूँगा, एक तो इनर पार्टी पॉलिटिक्स की जो उसकी जो व्यू रचना है, जो आपको निचोड़ती है, नंबर 1 वो। नंबर 2 आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स, ठीक है, आप उनको थोड़ा बहुत आंसर करते हैं। और तीसरी जनता, क्योंकि जनता भी डिमांडिंग होती है और आपको जनता के बीच में रहना है। ऐसी नहीं है कि जनता भी दूध की धुली हुई है, तो जनता भी को देखिए, ये क्या है, बड़ी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। तो उसे पता है कि आप सोचते हैं कि वो हमें चूसेगा, तो आप भी उसे चूसना चाहते हैं। तो ये जो चूसने का जो गेम है, जो एक दूसरे को, टू वे प्रोसेस, बहुत ये बड़ा ट्रांजैक्शनल है। इसमें कहीं कोई प्योरिटी नहीं है। तो जनता भी कह रही है, तो जो इस पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है, उन्हें ही पता है कि भैया मुझे नेता से इस समय पैसा निकलवाना है, तो वो भी उसको चूसने में लगे हुए हैं। तो वो इन्हें चूस रहे हैं, ये इन्हें चूस रहे हैं, नेता बनने के बाद में, जीतने के बाद में सरकार के पैसे को चूस रहे हैं। तो हर कोई चूसने में लगा हुआ है। तो इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? समाज भुगत रहा है, हमारे शहर भुगत रहे हैं, हमारे गांव, हमारा राज्य या हमारा जो देश है, वो इसकी जो है कीमत चुका रहा है। कमिंग इलेक्शंस 2027 में यूकेडी के क्या प्रोस्पेक्ट्स आप देखते हैं? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? सोशल मीडिया पे ज़्यादा भाई उनकी पहले की तुलना में उनकी ज़्यादा विजिबिलिटी है। लेकिन जैसा मैंने देखिए पहले भी कहा आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया की वो एक आपके लिए एक एडेड बोनस है, बट सोशल मीडिया पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। और विशेष तौर पर अगर आपने कुछ, चूंकि यूकेडी का जिक्र किया, पिछले 10 सालों से बीजेपी जो है वो आपको पता है पावर में है, और कांग्रेस जो है वो मुख्य विपक्षी दल है। तो असल में है क्या कि हमारे प्रदेश में 70 सीटें हैं। अब यूकेडी की जो पोजीशनिंग है, उसने अपने आप को प्योरली एक पहाड़ की पार्टी के तौर पर अपने आप को पोजीशन किया है। बिल्कुल। तो जब आप एक पहाड़ की पार्टी के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं, आपकी वो पोजीशनिंग है, आपने एक पोजीशन अपनी ले ली है, वो सही है गलत है वो तो वक्त बताएगा। तो सीधा आप क्या है कि 70 में से 20 सीट तो आप निकाल दीजिए हरिद्वार की और उधम सिंह नगर की, क्योंकि वहां पर आपका जो पहाड़ का नैरेटिव है वो ठीक है, भले ही लोगों ने पहाड़ से पलायन करके वहां गए हैं, लेकिन आप वहां की डायनामिक से हटा दी। अब बची 50 सीट। 50 सीटों में भी मेरा कम से कम आकलन ये है कि देहरादून में इसकी उतनी रेजोनेंस नहीं होगी। 5 सीटें आप देहरादून की, यहाँ की सहारनपुर की, विकासनगर की, चकराता की भी आप निकाल दीजिए। कुमाऊं में भी मुझे आज की तारीख में मुझे यूकेडी की प्रेजेंस गढ़वाल मंडल में कुमाऊं मंडल की तुलना में ज़्यादा दिखाई देती है। कुमाऊं मंडल में भी 20 सीटें पुष्पेश त्रिपाठी वगैरह पुराने विधायक हैं। लबोलबाब क्या है कि घुमा फिरा करके मेरे को यूकेडी की 20-25 सीटें दिखती हैं गढ़वाल मंडल की, जहाँ पर उनका एक मजबूत चांस है। अब वो अपना चुनाव कैसे लड़ेगी, किस तरीके के साथ में अपनी फोर्सेस को मार्शल करेगी। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम तो 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, हम सरकार बनाएंगे। तो ठीक है, ये तो एक पॉलिटिकल बयानबाजी है, भाई कोई भी बोल सकता है। आप और मैं भी आकर के कह सकते हैं कि भाई हम है ना ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सो कुल मिला के 2027 का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग होगा, और हर चुनाव दर चुनाव जो है वो मुझे लगता है कि जो फ्रिक्शंस हैं वो बढ़ रहे हैं, पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, जो पब्लिक की अनफुलफिल्ड डिमांड्स हैं वो बढ़ रही है, जनता की अपेक्षाओं पर सरकारें खरी नहीं उतर रही हैं।
जनता इस बातों को लेकर के नाराज़ भी है, और जब नाराज़ ज़्यादा है, जब विद्रोह ज़्यादा है, तो वो क्या शेप लेगा, तो ये भी देखने वाली बात होगी। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत नेसेसरी थी ये कन्वर्सेशन। आपके जैसे कैंडिडेट पॉलिटिक्स में आएँ और आई होप फ्यूचर में क्लीन पॉलिटिक्स देखने को मिले, जहाँ पे जो वाक़ई हकदार हैं उस पावर के, जिसमें सोसाइटी का, सिटीज़न्स का बेनिफिट हो सके, वो लोग कैंडिडेट सामने आए। ये एक आशा मैं करती हूँ फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आई हैड अ गुड टाइम। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।